आइए दोस्तों, हम लोग अपना पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, टेंस। ओके, चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है। एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आप जानते होंगे पास्ट टेंस, तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। ओके, देखिए दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि सभी टेंस में आपको सिर्फ 4 ही फॉर्म्स पढ़ना है। सभी में सिर्फ 4 ही फॉर्म्स हैं और इसको आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल जो है ना वो 12 फॉर्म्स पढ़ना है, ठीक है। टेंस का टोटल 12 फॉर्म्स, उसके बाद ये टेंस आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए जो बाद में काम आएगा। वो देखिए, स्ट्रक्चर। जितना भी टेंस का जितना भी फॉर्मेशन है उन सभी में जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको एडवर्ब आएगा, ठीक है ना। एडवर्ब का जो ये एक एडवर्ब का जो ये पोजीशन है ना, ये एडवर्ब का जो पोजीशन है आपका, ये आपका चेंज हो सकता है। ये आपका कभी कभी ये आपको इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, यानी कि शुरुआती में, कभी मिड में और कभी फाइनल पोजीशन में आपको ये आ सकता है, ठीक है ना। ये कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें आपको चिंता करने की विषय नहीं है। आप बस इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको एडवर्ब जो इनिशियल और मिड और फाइनल पोजीशन होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये आपको नॉर्मली वो आपको समझ में आ जाएगा, इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेसन। जैसे कि आप ये देख लिए, हमारे पास प्रेजेंट टेंस में 4 फॉर्म है, पास्ट टेंस में 4 फॉर्म है और फ्यूचर टेंस में 4 फॉर्म है ना, यानी कि 12 फॉर्म है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आइए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम लोग 4 फॉर्म देख लेते हैं। 4 फॉर्म क्या क्या है ना। पहला आपको इसमें है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये 4 फॉर्म इसमें है प्रेजेंट टेंस का, ये है ना, यही 4 फॉर्म है। आप यही 4 फॉर्म प्रेजेंट टेंस में पढ़ना है। तो अभी हम लोग अपना पहला फॉर्म पढ़ेंगे। पहला अभी हम लोग अपना फॉर्म प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हमारा अभी का टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये हमारा आपका आज का ये फर्स्ट लेसन है और हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, ये है। चलिए आइए देखिए, हम ये बात कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ये हमको इम्पॉर्टेंट है जानना कि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या परफेक्ट टेंस में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसको हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला जो है ना, इसका हमको पहचान करना है, इसका पहचान करना है। तो हम कैसे पहचान करेंगे। देखिए, इसका पहचान जो है ना बहुत आसान है। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ता, है
किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ता है, ती है या ते है अगर लगा रहे, है ना, इसको मैं सही कर देता हूँ, ते है अगर आता है तो आप समझ जाइए कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना। तो अब जब आप पहचान जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये अब बनेगा कैसे, देखिए। तो इसका फॉर्मेशन है, हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब याद रखते हैं और हम लोग इसका मेन वर्ब याद रखते हैं, ठीक है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब जो इसका है वो इसका डू या डज होता है, ठीक है ना। लेकिन ये डू और डज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वाले में यूज़ होता है, ओके। यानी कि ये अफर्मेटिव में नहीं होगा, यानी कि या तो क्वेश्चन या तो क्वेश्चन नहीं में हो या क्वेश्चन क्या, क्यों, कैसे वगैरह में हो तो ही ये डू और डज का यूज़ होगा, वरना डू और डज का यूज़ नहीं होगा। ये बात समझ गए आप, वरना हम डू डज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको आप ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे है कि भाई इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इसके साथ क्या आएगा, हमारे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वर्ब 1, ठीक है। आप वर्ब 1 का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ईट, स्लीप वगैरह, ठीक है ना। जैसे ईटिंग इसमें नहीं लगाएंगे, स्लेप्ट नहीं लगाएंगे, ये सब नहीं लगाएंगे। जैसे स्लिप नहीं, स्लेप्ट होता है, वो सब नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। खैर समझ में आ रहा है, ये सब आप यूज़ नहीं करेंगे, इसका आपको वर्ब 1 ही यूज़ करना है। चलिए इतना बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ये है कि हम कौन से सब्जेक्ट में हम डू लगाएंगे और कौन से सब्जेक्ट में हम लोग डज लगाएंगे, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। ये एक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपको मैं सब्जेक्ट दे देता हूँ प्लस इधर मैं आपको डू या डज, ठीक है ना। आप आई वी यू, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ दूसरी तरीके से। आप आई वी या यू अगर आता है तो इसमें आप डू लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये ध्यान रहे कि नेगेटिव या क्वेश्चन वाले में ही लगाना है, ठीक है ना। अच्छा अब अगर आपको आ जाए ही, अच्छा एक और है दे के साथ भी, ठीक है ना। अच्छा अब ही, शी, इट या कोई नाम है ना, कोई भी सिंगुलर नाम, तो उसके साथ आप डज लगाएंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए अच्छा नोट में आप एक दूसरी बात समझ लें, 2 नोट हैं। अब एक आता है, हम लोग इसमें एस और ई एस का यूज़ भी अभी समझ लेते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी बाद में मैं दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए कि हम लोग एस ई एस का यूज़ कैसे करते हैं। वर्ब में एस ई एस का यूज़ होगा, ठीक है ना। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ आपको। दो मिनट। वर्ब में एस या ई एस का यूज़ ये कब करेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए वर्ब में आप एस ई एस का यूज़ कैसे करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है ना, अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो हम लोग वर्ब में है ना एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट ही हो,
शी हो, इट हो, राम यानी कोई नाम हो, तो हम SES का यूज़ लगाएंगे। ठीक है ना, ये आप इस दोनों को आप याद रखिएगा। ये आपको अभी मैं जब आपको सेंटेंस पूरा बना के दिखाऊंगा तो इसमें आपका यूज़ होने वाला है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है ना, आप चाहें तो एक एक करके आप सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और आप सभी का आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल ले करके इसको समझते हैं। ओके ना, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको याद होगा कि मैंने ऊपर में आपको एक स्ट्रक्चर लिखाया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अब हमारा इसका यूज़ आएगा। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, ठीक है ना, जैसे कि राम एक पत्र लिखता है। ठीक है ना, तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, आप देख रहे हैं हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो राम लिख देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लेना है। आपको याद होगा मैंने ऊपर बताया है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो या क्वेश्चन में हो तभी हम डू या डज का यूज़ करते हैं, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें ये सेंटेंस ये सेंटेंस ना ही ना में है और ना ही क्या क्यों कैसे क्या क्यों वगैरह है, कोई क्वेश्चन है, तो हम इसमें डू डज का इसीलिए हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये तो हट जाएगा आपका इसमें। ठीक है ना, अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मैं लिखना आप खोजेंगे वर्ब है, तो ये लिखता है ना। वर्ब ये क्यों है, जिस भी शब्द के अंत में ना आता है वो शब्द वर्ब होता है। जैसे लिखता है तो ये इसके अंत में आपको ना आ जाएगा, लिखना यानी लिखना से बना लिखता, इसलिए वर्ब कहलाएगा, इसलिए आपका ये मेन वर्ब है। अच्छा अब तो हम लोग मेन वर्ब लेंगे। अब हम लोग तो ये आपका मेन वर्ब है। लिखने का क्या होता है, राइट, हम लोग जानते हैं, तो हम लोग लिखेंगे राइट, है ना। चूँकि राम है, आप ऊपर में फॉर्मेशन ये देखिए क्या था हमारा। अब हम लोग को यहाँ पे एस लगाना है ना। तो आप जान रहे होंगे कि यहाँ देखिए, ये देखिए आप एस लगाने का यूज़ है ना। तो क्या है, किसी भी नाम में हमको एस लगाना है तो हम इसमें एस लगाएंगे। राम राइट्स ए लेटर, ठीक है ना। अब ये आपको क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं राम जो आपका है ना, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया आपका मेन वर्ब, ए लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा मैं आपको ये बात बतला दूँ कि ये ऑब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है ना। एक तो आपको ये ऑब्जेक्ट आपको दो तरह का हो सकता है, एक आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कब होगा, आप वर्ब से क्वेश्चन कीजिए क्या या किसको। ये हमारा वर्ब है, जैसे कि ये हमारा वर्ब है, इससे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या। चलिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, क्या या फिर किसको, ठीक है ना। आप इस वर्ब से क्वेश्चन कीजिए क्या या किसको, और अगर इसमें आपको जवाब मिल जाता है तो जो जवाब मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम पूछें राम क्या लिखता है या राम किसको लिखता है, तो आप मुझे बताएं कि इसमें राम क्या लिखता है से इसका जवाब इस सेंटेंस में है या नहीं। तो आप कहेंगे यस सर, इसका जवाब है क्या, राम पत्र लिखता है ना। तो राम पत्र लिखता है, यानी कि इसका जवाब आ गया क्या या किसको, दोनों से ही अगर जवाब निकल जाएगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर जवाब क्या से निकला तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
अगर जवाब किसको से निकला तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरा अभी जवाब आ रहा है इस सेंटेंस में क्या से, इसलिए पत्र है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। किसी किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है, तो उसको हम कैसे पोजीशन पे रखते हैं, यहाँ देखिए पोजीशन दिया हुआ है। पहले हम लोग है ना किसको रखेंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मैं उसका एक उदाहरण लेके आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि कुछ प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है ना, बाकी ये चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे। अगर मैं बोलूँ तो मेरा फॉर्मेशन याद होगा आपको, यही फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन में एक मतलब यहाँ फिर से लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। वैसे ऊपर दिया हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। चलिए तो हम लोग को पहले लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें आई है। हेल्पिंग वर्ब तो ये नहीं या क्वेश्चन वाला नहीं है सेंटेंस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। अब लेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, तो इसमें पढ़ना, देखिए पढ़ना आपका मेन वर्ब है, तो आई रीड। अच्छा, इसमें एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना है, ऊपर में आप देख लीजिए। इसमें है ना एस ई एस का यूज़ आई वी यू दे वगैरह के साथ एस ई एस नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें, इसमें आई रीड्स वगैरह आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। आई रीड, तो ये आपका सब्जेक्ट हम ले लिए, उसका तो हम लोग मेन वर्ब ले लिए। अब हमें मेन वर्ब का क्या लेना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें कौन है, तो मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड एक पुस्तक, अ बुक, है ना। अच्छा मुझे बताइए आपको ये आपको ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो है। बच्चे मुझे आप बताइए बच्चों या दोस्तों कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये जैसे मुझे आप बताइए तो, है ना। आप थोड़ा गेस कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका उत्तर क्या से आ रहा है। मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया है ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए मैं आपको अब एक आध दो क्वेश्चन में आपको और करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना। मेरी माँ मुझे प्यार करती है। ठीक है ना। अच्छा, आपको फॉर्मेशन याद होगा। फॉर्मेशन आप मैं फिर लिख देता हूँ एक बार। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक है ना। क्या है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, माई मदर। ओके, अब आगे क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। तो आपको पता होगा ये भी जो है ना आपको हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना, क्योंकि ये भी ये सेंटेंस में भी नहीं या क्या क्यों कैसे क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब क्या है, प्यार करना, है ना। प्यार करने का क्या होता है, लव, आपको पता होगा, है ना। तो माई मदर लव। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम एक आएगा कि हम इसमें एस या लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, एस एस का इसमें यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम ऊपर आपको देख लेते हैं कि आपको याद होगा कि राम किसी भी नाम के साथ, ये देखिए किसी भी नाम के साथ एस ई एस का यूज़ होगा। ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए, है ना, आप देख लीजिए, माई मदर लव्स
है ना। अब क्या आएगा, फिर आएगा आपको सेंटेंस में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लेंगे। तो माई मदर लव्स, ये क्या है, मुझे, मी, ठीक है ना। तो माई मदर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट, लव्स हो जाएगा मेन वर्ब, और मी आपका जो है ना ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये बताइए मुझे ये कौन ऑब्जेक्ट है, आप दोस्तों मुझे आप जरा जवाब दीजिए। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, बताइए तो ये कौन ऑब्जेक्ट है। तो जी हाँ बच्चों, आप अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही गेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मी जो है वो मी मेरा है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये उत्तर किसको से आएगा, आप समझ रहे होंगे, है ना। क्या से उत्तर नहीं है, किसको से, यानी कि अगर मैं पूछूं कि मेरी माँ किसको प्यार करती है, तो आंसर आएगा मुझे, है ना। तो किसको प्यार करती है, जब मैंने क्वेश्चन किया तो जिसका आंसर आया मुझे, इसलिए मुझे आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, चूँकि किसको से आया है इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक में, है ना, पूरी अच्छी तरह से ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब आप पूरी बात समझ गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले इस चीज़ को और डिटेल से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आपको वो प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप चिंता ना करें, मैं आपका पूरा, है ना, टेंस, वॉइस, नरेशन और एडवांस, ना, ट्रांसलेशन सब मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। आप इंग्लिश में आप अब बहुत ही अच्छा महारत हासिल कर लेंगे, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे साथ बने रहना है, ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप आधा घंटा आप फ्री हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज इस बात से, इस वीडियो से आपको मिल जाएगा, और आप बहुत बेहतर अपने आप को आप इंग्लिश में महसूस करेंगे। ओके, चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग एक लास्ट का टॉपिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये इसको हम लोग बोलेंगे एस और पी, ठीक है ना। ये SSPP क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर, है ना, लगेगा, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट, इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी, है ना, प्लूरल होगा। ओके, आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका कुछ उदाहरण लेके मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे अ काउ ईट्स ग्रास, है ना। दूसरा काउज ईट ग्रास। आप देखिए यहाँ पे कि ए काउ, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है, तो हम लोग ने वर्ब को भी सिंगुलर बना दिया है SES लगा के। देखिए नाउन में SES लगाते हैं तो ये बन जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में हम लोग SES लगाते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्ब में SES लगाते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर, ठीक है ना। और वर्ब खुद अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन उसमें जब SES लगाते हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो 1 नंबर में है, सिंगुलर है ये, इसलिए इसको भी, वर्ब को भी हम लोगों ने सिंगुलर बना दिया है। यहाँ देखिए काउ आपका, यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ये काउ प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने इसको प्लूरल में ही रहने दिया है। वर्ब अपने आप में प्लूरल ही होता है, तो इसमें हमने SES नहीं लगाया है, ठीक है ना। इस दोनों बात का आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पर ये पूरा बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग A, N और D का टॉपिक को बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट आ जाता है सिंपल
प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, देखिए आपका जितना भी टॉपिक है, मोस्टली जो आपको जो रूल्स है ना टेंस में, वो 80% रूल आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आपको आता है। ठीक है ना, और सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस के बाद आपको बाकी 20% रूल बाकी 11 फॉर्म में है। यानी कि बाकी 11 फॉर्म बहुत ही हल्का है। जो आपको थोड़ा बहुत समझना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही समझना है। बाकी जितना भी टेंस का फॉर्म है, वो बाकी जो 11 फॉर्म है टेंस का, वो बहुत ही हल्का है। ठीक है ना, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये फॉर्म को आप बहुत अच्छा से समझिए। ठीक है ना, मैं आपको हर डिटेल्ड चीज़ बतलाऊँगा। अच्छा, दूसरी बात मैं बतला दूं कि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, क्या जो बुक है उसके टेंस के एक्सरसाइज को रिव्यू करूँगा। ठीक है ना, तो उससे आप अपना मिला लेंगे। मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज उसे रिव्यू करता चलूँगा आप उससे, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। तो और आपको कोई भी बात अगर नहीं समझ में आई है तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।